जापान एक आइलैंड कंट्री है। साथ ही जापान एक वेल्दी एंड प्रॉस्पर देश भी है। छोटे से इस देश ने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और नेचुरल डिजास्टर से लड़ते हुए अपने आप को बेहद डेवलप देश के रूप में उभारा है। आप और हम जानते हैं जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आने का कारण इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जापान सर्कम पैसिफिक मोबाइल बेल्ट पर लोकेटेड है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और जापान इस रिंग ऑफ फायर के अलोंग साइड में ही लोकेटेड है। और इस रिंग ऑफ फायर को एक हॉर्स शू के शेप से भी इमेजिन किया जाता है। यहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। इस रिंग ऑफ फायर में 4 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ईस्ट में पैसिफिक प्लेट, वेस्ट में फिलिपिन प्लेट, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ में यूरेशियन प्लेट है। और जापान इन चारों प्लेट्स के जॉइंट पर स्थित है। और फिलिपिन प्लेट और पैसिफिक प्लेट वेस्ट की ओर खसकती हैं और यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के नीचे की ओर घुसती हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और अर्थक्वेक भी आते हैं। और यही अर्थक्वेक अगर समुद्र के अंदर हो तो सुनामी का कारण बनते हैं। और इस रिंग ऑफ फायर में जापान के अलावा भी कई देश आते हैं, जैसे इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रशिया, पेरू, सोलोमन आइलैंड, मैक्सिको और अंटार्कटिका। जापान हर साल लगभग 2000 छोटे बड़े भूकंप के झटके झेलता है। आप और हम जानते हैं 11 मार्च 2011 को नॉर्थ ईस्टर्न जापान में एक सुनामी आई थी। तो होन्शु के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में आए एक पावरफुल अर्थक्वेक का नतीजा थी, जिसे ग्रेट तोहोकू अर्थक्वेक भी कहा जाता है। इस सुनामी ने जापान के कई कोस्टल एरियाज को प्रभावित किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही कोहोकू रीजन में हुई थी। ये अर्थक्वेक अब तक जापान की हिस्ट्री में आने वाले अर्थक्वेक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। इस अर्थक्वेक से पूरा जापान लगभग 2.4 मीटर नॉर्थ अमेरिका की ओर खिसक गया था। रिचर स्केल पर इस अर्थक्वेक की तीव्रता 9 मापी गई थी। 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने जापान की धरती को लगभग 6 मिनट तक हिलाया था, जिसमें बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज को काफ़ी क्षति पहुंची थी और लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यही भूकंप फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन के मेल्टडाउन का कारण भी बना था। इसीलिए इस डिज़ास्टर को सबसे महंगा साबित होने वाला डिज़ास्टर भी बताया जाता है, जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग $235 बिलियन बताई जाती है। लेकिन आपको बता दें कि 2011 के इस डिज़ास्टर के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने $12 बिलियन खर्च कर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में एक 400 किलोमीटर लंबी सी वॉल तैयार की है। आपको बता दें जापान के कोस्टल एरिया में इस तरह की वॉल पहले भी बनाई जा चुकी है, जिसकी क्षमता 8 मीटर तक ऊंची वेव्स को रोकने की थी। लेकिन बताया जाता है 2011 वाली सुनामी में वेव्स की ऊंचाई लगभग 12 से 15 मीटर थी। लेकिन कुछ हद तक इन वॉल्स ने सुनामी की फोर्स को रिड्यूस किया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। और कहीं कहीं सुनामी की लहरें उन वॉल्स के ऊपर से या इन वॉल्स को तोड़कर गुजर गई थी। लेकिन ये नई वॉल पहले से ज़्यादा ऊंची बनाई गई है और कुछ एरियाज़ में लगभग 15 मीटर तक ऊंची डिज़ाइन की गई है। और इस वॉल की नींव लगभग 25 मीटर नीचे तक बताई जाती है। और इस वॉल के पीछे काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं, जिसे सुनामी मिटिगेशन पार्क का नाम भी दिया गया है।
क्योंकि पेड़ों के होने से सुनामी की लहरों की फोर्स तो कम होगी ही, साथ ही सुनामी की वेव्स द्वारा बहाकर ले जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाएगा। लेकिन इस वॉल के बनने से कुछ लोग नाखुश भी हैं। उनका कहना है कि वॉल के बनने के बाद उन्हें एक प्रिजन जैसा फील होता है। वहीं दूसरी ओर सी फूड का बिजनेस करने वाले फिशरमैन भी इस वॉल के बनने से नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे उनका बिजनेस भी काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये थी जापान में आने वाले अर्थक्वेक और वॉल ऑफ जापान से जुड़ी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।